डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर की न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन की यूनिट 1 जो है डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इससे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 3। इसके पहले भी यूनिट 1 डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर 2 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं जिसमें 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे। तो यदि उसे आप अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग उसे अवश्य देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन 1, इफ द वर्क डन बाय ए फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन बाय इट देन द फोर्स इज। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक फोर्स किसी पार्टिकल को अप्लाई किया जा रहा है और वह जो पार्टिकल है वह पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला जाता है। तो जो वर्क डन है ए से बी तक डिस्प्लेस होने में वह जो है कि पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस केस में फोर्स किस नेचर का वही हमें बताना है। ऑप्शन ए सेंट्रल, ऑप्शन बी ए नॉन कंजर्वेटिव, ऑप्शन सी ए कंजर्वेटिव और ऑप्शन डी ए इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो डियर स्टूडेंट, जब फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन जो होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, जो फोर्स का नेचर होता है वो होता है कंजर्वेटिव। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी इज। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका क्या एक्सप्रेशन होता है। ऑप्शन ए हाफ के एक्स, ऑप्शन बी है हाफ के स्क्वायर एक्स, ऑप्शन सी हाफ के एक्स स्क्वायर और ऑप्शन डी हाफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट और एक्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, करेक्ट रिलेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स इज। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए करेक्ट रिलेशन क्या ये हमें बताना है। ऑप्शन ए डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू 0, ऑप्शन बी ए कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0, ऑप्शन सी ए ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू 0 और ऑप्शन डी ए लाप्लासियन ऑफ एफ इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उसका जो कर्ल होता है वो 0 होता है और इस केस में जो फोर्स होता है उसको हम किसी स्केलर फंक्शन के नेगेटिव ग्रेडियंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कंजर्वेटिव फोर्स एफ एंड पोटेंशियल एनर्जी यू आर रिलेटेड एज। जब यहाँ कहा जा रहा है कंजर्वेटिव फोर्स जो है एफ और पोटेंशियल एनर्जी यू में क्या रिलेशन होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए एफ इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ यू, ऑप्शन बी है एफ इक्वल टू माइनस कर्ल ऑफ यू, ऑप्शन सी है एफ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एफ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हेन ए टार्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0 व्हाट इज कंजर्व्ड। अब यहाँ कहा जा रहा है कि किसी सिस्टम पर वर्क करने वाला जो टार्क होता है यदि 0 है तो कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहती है। ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी है लिनियर मोमेंटम, ऑप्शन सी है एंगुलर मोमेंटम और ऑप्शन डी है एंगुलर इम्पल्स। तो डियर स्टूडेंट, जब किसी सिस्टम पर जो वर्किंग या एक्टिंग टार्क जो होता है 0 होता है उस केस में एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है। दैट मीन ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ए बॉडी composed of several particles is called rigid body if the distance between any of two particles of it। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो बॉडी होती है वो कई पार्टिकल से मिलकर बनी होती है
तो ऐसे बॉडीज को हम रिजिड बॉडी कहेंगे जब इन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो है कि कंडीशन के कारण बताना कि कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है, तब हम उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। ऑप्शन से ऑप्शन ए रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज, ऑप्शन बी रिमेन्स कांस्टेंट ओनली व्हेन द बॉडी मूव्स linearly, ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट ओनली व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन, ऑप्शन डी रिमेन्स कांस्टेंट ओनली व्हेन द बॉडी इज इन रोटेटरी मोशन। यहाँ पर डिस्टेंस के बीच का कांस्टेंट कहा जा रहा है, लेकिन अलग अलग कंडीशन दी गई हैं। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज। किसी भी कंडीशन में हो, चाहे लीनियर मोशन कर रहा हो या रेस्ट पोजीशन में हो या फिर रोटेटरी मोशन कर रहा हो, जो दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो ऑलवेज कांस्टेंट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, a body falling from a height of 10 meter rebounds from a hard floor. It loses 20% of its energy in the impact. How high will it rebounds? अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जो कि 10 मीटर की हाइट से नीचे गिर रही है और नीचे गिरने के बाद एक हार्ड फ्लोर से रीबाउंस हो रही है, और इस रीबाउंस के प्रोसेस के समय जो है उसकी 20% जो एनर्जी है वो लॉस हो जा रही है। तो जो दोबारा रिबाउंस करेगी तो किस हाइट तक जाएगी ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी है 8 मीटर, ऑप्शन सी है 5 मीटर और ऑप्शन डी है 12 मीटर। तो डियर स्टूडेंट, इसकी जो टोटल एनर्जी है यदि वो लॉस नहीं होती, 100% उसकी यदि फिर से यूज होती, तो वो फिर से जिस हाइट से छोड़ा गया था, जिस हाइट से गिरा है उसी हाइट पर रिबाउंस होके जाते। लेकिन इसकी एनर्जी 20% कम हो गई है, तो हाइट भी 20% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में यदि हम देखें तो 10 मीटर से 20 मीटर जब निकल जाता है तो वो बचता है वो 80%, यानी वो 8 मीटर होगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, ए लॉन्ग स्प्रिंग इज stretched by 2 centimeter, its potential energy is U. If the spring is stretched by 10 centimeter, then potential energy stored in it will be. अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक लॉन्ग स्प्रिंग है, उसको 2 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करने पर उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो U है, और यही स्प्रिंग को यदि हम 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करेंगे तो उसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। ऑप्शन ए U/25, ऑप्शन बी U/5, ऑप्शन सी 5U और ऑप्शन डी 25U। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 25U। इसे सॉल्व कैसे करना है, तो हमें जब पता है कि U जो होता है पोटेंशियल एनर्जी वो होता है हाफ kx²। अब यहाँ से पहले केस में जो 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो रहा है और दूसरा केस जब 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो रहा है, तो इसका जो रेशियो होगा U1/U2 ये प्रोपोर्शनल होगा x1/x2 के होल स्क्वायर के। तो x1 यहाँ पर 2 है और x2 जो है कि 10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो U2 जो आएगा वो 25U आएगा, यानी ऑप्शन डी इस तरह से सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, ए मीटर स्टिक ऑफ मास 400 ग्राम is pivoted at one end and displaced through an angle 60 degree. The increase in its potential energy is. अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक मीटर स्टिक है जिसका मास जो है कि 400 ग्राम है और ये इसका एक एंड जो है कि एक जगह फिक्स किया गया है और दूसरा एंड जो है 60 डिग्री से इसको डिस्प्लेस किया जाता है। जब डिस्प्लेस किया जाएगा तो इसकी एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा ये हमें बताना पोटेंशियल एनर्जी में। तो आइए देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा 1 जूल और इसको सॉल्व
सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो यहाँ से ये 1 मीटर लेंथ का एक रॉड है, ठीक है। अब इसको लेंथ को मान लेते यल है या 1 मीटर है, वैसे 1 मीटर है ये। तो यहाँ से इसका जो सेंटर मास है यहाँ पर है। अब यहाँ से इसकी जो हाइट होगी वो हाफ होगी, हाफ ऊपर होगी हाफ नीचे। अब इसको 60 डिग्री डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ से यहाँ इसका सेंटर मास चला जाएगा। और यहाँ से यदि इसका लेंथ निकालें, ये जो लेंथ है बेसिकली, तो ये हो जाएगा L/2 cos थीटा। और यहाँ से हाइट जो होगा इसका, जो ये इतना डिस्प्लेस हुआ यहाँ पर हाइट थी, यहाँ चला गया, ये हाइट कितनी होगी, ये इतना और माइनस इतना, ये हाइट जो है L/2 cos थीटा है। तो ये हो जाएगा H = L/2 या हाफ माइनस हाफ cos थीटा, और हाफ या L जो कि 1 है, तो यहाँ से H जो जाएगा 1/4 जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी इंक्रीज mgh, तो m जो हो गया 0.4 kg, और यहाँ पर g जो 10 ले लेंगे, और h जो 1/4 है तो ये 1 जूल आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L, the spring gets stretched through a distance h, the potential energy of the stretched spring is। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको एक स्प्रिंग से सस्पेंड किया गया है, जिसका नेचुरल लेंथ क्या है, L है। तो जब लटकाते हैं तो स्प्रिंग जो है h डिस्टेंस स्ट्रेच्ड हो जाती है। तो इस केस में जो स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हाफ mgh। इसका जो सोल्यूशन है वो इस तरह से है, ये एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ क्या है, L है, इस पर मास यदि हम लटका देते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाती है h डिस्टेंस, तो ये टोटल यहाँ से हो जाता है L + h। तो इसमें जो mg इसका वजन होगा, जो मास में लटकाया गया है, उसका जो फोर्स या वेट होगा mg वो kx या kh के बराबर होगा। यहाँ से k निकाल सकते हैं तो mg/h लेंगे, और पोटेंशियल जो एनर्जी जो होता है हाफ kx², k की वैल्यू रख देंगे, और x जो है कि h है यहाँ पर, उसको सॉल्व कर लेंगे तो हाफ mgh आ जाता है, यानी इसका ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, ए बॉय पुल्स ए चेन ऑफ मास m and length L hanging vertically downwards from a rooftop, the work done by him is। अब यहाँ पर जो है कि एक स्प्रिंग चेन है m मास का और L लेंथ का, जो एक रूफ के टॉप से वर्टिकली नीचे की तरफ लटका हुआ है, और उसको एक लड़का जो है खींच रहा है। तो वर्क डन जो होगा, ये लड़के के द्वारा वर्क डन किया गया, वर्क डन कितने बराबर होगा, तो ये सेम इसके ऑप्शन से हाफ mgl, ऑप्शन डी है mgl, ऑप्शन सी है हाफ mgl², और ऑप्शन डी है mgl²। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, हाफ mgl। तो ये सिमिलर एनालॉजी से इसका जो वर्क डन जो होगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r हैज एंगुलर मोमेंटम L अबाउट द सेंटर, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट के में जिसका रेडियस r है उसमें मूव कर रहा है, और उसका एंगुलर मोमेंटम L है अबाउट द सेंटर। तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा पार्टिकल का ये बताना है। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए हाफ L²/m r², ऑप्शन बी है L/mr², ऑप्शन सी है L²/mr², और ऑप्शन डी है हाफ L/mr²।
तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो होता है ऑप्शन ए, हाफ एल स्क्वायर अपान एम आर स्क्वायर। कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस आर में यदि मूव कर रहा है और उसका एंगुलर मोमेंटम एल है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ एल स्क्वायर अपान एम आर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, ए कांस्टेंट टार्क एक्टिंग ऑन ए सर्कुलर डिस्क चेंज इट्स एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम एल टू 4l इन 4 सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टार्क इज। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक कांस्टेंट टार्क जो है एक सर्कुलर डिस्क पर अप्लाई किया जाता है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो यल से 4l हो जाता है 4 सेकेंड में। तो टार्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन ए 3l/4, ऑप्शन बी है l, ऑप्शन सी है 4l और ऑप्शन डी है 12l। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टार्क होता है ये बेसिकली टाउ इक्वल टू होता है dl अपान dt। यहाँ dl जो है 4l माइनस l है, यानी 3l है, और dt जो कि 4 है 4 सेकेंड। तो टार्क जो हो जाएगा 3l अपान 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड व्हेन। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है कब वैलिड होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, ऑप्शन बी, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, ऑप्शन सी ए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, और ऑप्शन डी ए, नन ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें यदि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम कांस्टेंट है या नहीं भी है तब भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड रहता है, नहीं भी कांस्टेंट रहेंगे तब भी। एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है तब भी वैलिड रहेगा और नहीं है तब भी वैलिड रहेगा। जो मास है ऑब्जेक्ट का, यदि यह कांस्टेंट नहीं है तो यह वैलिड नहीं रहता है, और यह कांस्टेंट रहता है तभी यह वैलिड रहता है। यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर्स आर पुश्ड बैक, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ कहा जा रहा है कि कोई बस जो है सडनली जब स्टार्ट होती है, उसमें जो पैसेंजर्स होते हैं वो पीछे की तरफ उनको धक्का लगता है, तो यह कौन चीज़ का एग्जाम्पल है बताना है। ऑप्शन ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी है न्यूटन सेकेंड लॉ, ऑप्शन सी है न्यूटन्स थर्ड लॉ, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन जो होता है ये बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। तो इनर्शिया की वजह से पैसेंजर्स जो है गाड़ी जैसे ही बस स्टार्ट होती है वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए 0.5 kg बॉल फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इज। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक बॉल है जिसका मास 0.5 kg का है, इस पर कितना वर्क करना पड़ेगा कि इसका जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाए। इसका हमें वर्क डन बताना है। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए 8 जूल, ऑप्शन बी है 12 जूल, ऑप्शन सी है 16 जूल, और ऑप्शन डी है 32 जूल। तो डियर स्टूडेंट, जो वर्क डन होता है बेसिकली ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ m ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो इसका जो मास है ये हाफ है और एक पहले से हाफ ही है तो 1/4 जाएगा, और इसमें v2 स्क्वायर जो है कि 64 जाएगा और v1 स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 जूल, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, ए कार एक्सेलरेट्स
किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी। हम यहाँ कहा जा रहा है कि एक कार है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितनी होगी ये बताना है। तो एक्सेलरेशन जो होता है ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। इसकी वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, v1 और v2 जो वेलोसिटी है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए ये यदि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करना है तो इसमें 5/15 करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है पहली जो वेलोसिटी v1 जो 18 किलोमीटर पर आवर है ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा जो है ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें एक्सेलरेशन जो हो जाएगा 10 - 5/5 तो ये जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो ऑप्शन सी है ये इसका राइट आंसर होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है कि करेक्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स ए फोर्स ऑफ 19 न्यूटन टू एक्सेलरेट एट ए रेट ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना होना चाहिए कि उस पर फोर्स यदि हम 90 न्यूटन का लगाएं तो वह जो ऑब्जेक्ट है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से के रेट से एक्सेलरेट होने लगे। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए 46 kg, ऑप्शन बी है 36 kg, ऑप्शन सी है 56 kg और ऑप्शन डी है 45 kg। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 36 kg। तो सिंपली से यदि हमें सॉल्व करना है तो ये फोर्स इक्वल टू ma होता है और यहाँ पर इसका मास हमें निकालना तो m इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो 90/2.5 करेंगे तो ये 36 आता है। यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनर्शिया। तो यहाँ बताना है कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन से इसमें से किसकी इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन ए है एन एटम, ऑप्शन बी है ए मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी है A1 रूपी कॉइन और ऑप्शन डी है ए क्रिकेट बॉल। तो इसमें मैक्सिमम इनर्शिया की बात कही जा रही है। मैक्सिमम इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट का होगा जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा। तो इन चारों ऑप्शंस में देखा जाए जो सबसे ज़्यादा मास होगा वो होगा एक क्रिकेट बॉल की। इसका मतलब ये होता है कि ऑप्शन डी जो होगा ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, द फॉरवर्ड मूवमेंट इन स्विमिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ। तो जो स्विमिंग करते समय जो फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, जो आगे स्विमर बढ़ जाता है, वह किसकी वजह से होता है। ऑप्शन से ऑप्शन ए न्यूटन फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी न्यूटन सेकेंड लॉ, ऑप्शन सी न्यूटन थर्ड लॉ और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें से बताना है कि कौन से लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा लॉ अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है। स्विमर जो है कि स्विमिंग करते समय आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाता है, मूव कर जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से जो एक्शन रिएक्शन लॉ है उसकी वजह से ही स्विमर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसमें 20 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट और डिस्कशन के साथ।